भारत के एक बड़े से राज्य सिलीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सिलीपुर गांव वैसे तो बहुत खुशहाल था, पर इस गांव में एक दीपक नाम का किसान था जो बहुत दुखी था। दीपक अपनी गरीबी से परेशान नहीं था, बल्कि वो अपनी जालिम पत्नी से परेशान था। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? इससे अच्छा तो मुझे मौत ही दे देते। ये रोज रोज घुट घुट के मरने से मैं तंग आ गया हूं। मुझे एक ही बार मार दो भगवान, कम से कम मैं अपनी इस जिंदगी से आजाद तो हो जाऊंगा। ए जी, सुनते हो? तुम यहाँ आओ। अब क्या आफत आन पड़ी? क्यों चिल्ला रही हो इतना? तुम यहाँ आ रहे हो या मैं वहाँ आऊँ? नहीं नहीं, तुम रुको, मैं वहां आता हूं। क्या हुआ? ए जी, बताइए तो किसकी पूजा कर रहे थे? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? मैं श्री राम और माता सीता की पूजा कर रहा था। वही तो दिखाई देता है, पर तुम प्रभु राम और सीता माता के सच्चे भक्त नहीं हो। तुम में कोई भी गुण प्रभु श्री राम जैसे नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखा था और तुम मुझे नौकरानी बनाकर रखते हो। सीता मैया रानी जरूर थी, पर उन्होंने श्री राम के साथ 14 वर्षों का लंबा वनवास काटा था, वो भी बिना कुछ बोले। मैं भी तो तुम्हारे साथ वनवास ही काट रही हूँ। जब से शादी हुई है कोई सुख नहीं मिला मुझे। हाय रे मेरा नसीब, कैसा पति मिल गया मुझे। मेरे साथ भी यही हुआ। सोचा था सीता जैसी पत्नी आएगी घर, और आ गई सूर्पणखा जैसी। ठीक है, तुम मुझे सुपनखा समझते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ राक्षसों वाला ही बर्ताव करूंगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे अब तक बहुत फूल बरसती थी मुझ पे। दीपक को ये पता नहीं था कि आज जोश जोश में राधा को इतना कुछ बोलकर उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। बहस करके वो खेती करने चला गया। वो दिन भर कड़कती धूप में मेहनत करता रहा और शाम होते ही घर की ओर निकल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि आज घर पहुंचकर उसका क्या हाल होने वाला है। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि राधा गुस्से में घर के एक कोने में बैठी थी। राधा, अरे ओ राधा, इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, बाहरी हो गई हो क्या? तुम ऐसा ही समझ लो। लगता है अब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। खैर छोड़ो, आज खेतों में बहुत काम किया है, भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। आज खाना नहीं बनाया है, तुम खुद ही बना लो। मैं तो सुपनखा हूँ, मैं तो राक्षसी हूँ। राक्षसी कुछ काम नहीं करती है। तुम्हें भूख लगी है तो जाओ, खुद बना लो और खुद खा लो। अब यही दिन देखने के लिए बचे थे। लगता है आज यह बहुत गुस्से में है। एक काम करता हूँ, खाना बना ही लेता हूँ। क्या पता मेरे हाथ का खाना खाकर इसका गुस्सा गायब हो जाए। इतना थका होने के बावजूद भी दीपक रसोई में खाना पकाने लगा। दीपक थोड़ा भोला था और इसी बात का फायदा राधा उठाया करती थी और अपनी सारी बातें दीपक से मनवा लेती थी। दीपक ने खाना पकाया और अपनी पत्नी को भी खिलाया, पर राधा का गुस्सा टस से मस नहीं हुआ। वो पहले की तरह गुस्से में ही खाना खाने लगी। अगले दिन भी राधा गुस्से में ही थी। दीपक बिना उससे बात किए खेत पर चला गया और रोज की तरह खड़ी मेहनत करने लगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो वैसे का वैसा ही था। राधा ने कुछ भी नहीं किया था। अरे ये क्या राधा, आज भी तुमने घर साफ नहीं किया? राक्षसों को गंदगी पसंद है। अगर इतनी ही फिक्र है तो खुद कर लो ना। अरे ये सब छोड़ो, चलो कम से कम मुझे खाना तो दे दो। नहीं दूंगी। तुम्हें खाना है तो खुद बनाओ और खा लो। दीपक समझ गया था कि आज भी उसे ही खाना बनाना होगा। वो चुपचाप रसोई में गया और उसने खाना बना लिया। ये सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता रहा और राधा घर का कोई भी काम नहीं कर रही थी। ऊपर से खाना भी दीपक को ही पकाना पड़ रहा था और अब दीपक का सब्र भी खत्म हो गया था। आज जब दीपक खेतों से घर लौटा तो वो राधा पर बरस पड़ा। कैसी औरत हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे रहते मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। क्या इसलिए तुम्हें दुल्हन बनाकर लाया था? मैं औरत कहाँ हूँ, मैं तो राक्षसनी हूँ और राक्षसनी तो ऐसी ही होती है। मैंने तुम्हें एक बात क्या बोल दी, तुम तो वही लेकर बैठ गई हो। हाँ तो बैठूंगी ही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ ना? तो सारा काम खुद करो और मैं बस आराम करूंगी। वो तो तुम पहले से ही चाहती थी, एक नंबर की कामचोर जो हो। राधा नाम रख लेने से कोई सच का राधा रानी थोड़ी हो जाओगी। हाँ हूँ तो क्या,
और सुनो, मेरे मायके में तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता था, रानी जैसी रहती थी मैं वहाँ, समझे? जब मायके में तुम रानी थी तो क्यों के मुझे गरीब से शादी? मेरी ही मति मारी गई थी, इसलिए की तुमसे शादी। अब पछतावा हो रहा है। दीपक राधा की ऐसी बातें सुनकर गुस्से से घर से बाहर आ गया। अगर रोज रोज मैं ऐसे ही खाना बनाता रहूंगा तो ये मेरे भोलेपन का और फायदा उठाती रहेगी। यही बातें सोचते सोचते दीपक सीधे अपने काका के घर गया। अरे आओ दीपक बेटा, कैसे आना हुआ तुम्हारा? चाची खाना है क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ है, तू बैठ ना, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। दीपक की चाची ने दीपक को खाना दिया। दीपक ने भरपेट खाना खाया। क्या बात है दीपक, तू ऐसे खा रहा है जैसे कई दिनों तक खाना ना मिला हो। अब आपसे क्या छुपाऊं चाची, राधा पे फिर से भूत सवार हो गया है। हे भगवान, ये लड़की भी ना और कितना परेशान करेगी तुझे। मेरे और राधा की झगड़े हो गए और राधा मुंह फूला के बैठी है। घर के सारे काम, यहाँ तक कि खाना भी मुझे बनाना होता है। दीपक अपनी कहानी बता ही रहा था, तभी दीपक का चचेरा भाई श्याम घर आता है। तो बेटा तू ही माफी मांग लेना उससे। ये क्या बात हुई? हर बार दीपक ही क्यों माफी मांगे? दीपक इतना भोला है, इसी बात का फायदा उठाती है वो चुड़ैल। सही कहा श्याम चाची, इस बार मैंने ठान लिया है, चाहे वो अपने मायके ही क्यों न चली जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा चाची। अगर राधा को ऐसा लगता है कि वो मेरे बगैर भी सुखी जिंदगी बिता सकती है तो मैं तो चाहूंगा कि वो अपने मायके ही चले जाए। भैया, आपका ये हाल देखकर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अब तक शादी नहीं की। चुप कर, वो दुखी है ना, और ऊपर से तू उसका मजाक उड़ा रहा है। अच्छा भैया, मेरे पास एक रास्ता है जिससे भाभी को आपकी अहमियत समझ में आ जाएगी और फिर वो कभी आपसे बात बात पर नहीं लड़ेगी। कैसा रास्ता है, जल्दी बता मेरे भाई। श्याम ने तुरंत दीपक को अपना आइडिया बताया। श्याम, तुझे क्या लगता है तेरा ये आइडिया काम करेगा? आप मेरी बात मानो भैया, 100% मेरा ये आइडिया काम करेगा। चल ठीक है श्याम, तो तेरे इस आइडिया पर काम करते। उस दिन दीपक नहीं लौटा और वो चाचा के घर के अंदर वाले कमरे में ही सो गया। काफी रात हो गई थी और यहाँ राधा को दीपक की फिक्र होने लगी थी। काफी रात हो गई है, अब तक वो कैसे नहीं आए? शायद खेत में ही सो गए होंगे, लगता है अब सुबह ही आएंगे। दीपक का इंतजार करते करते राधा सो गई और सवेरे मुर्गे की बांग सुनकर उठी। अब तक वो नहीं आए, चलो मैं ही खेत जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ रह गए हैं। राधा खेत की तरफ निकल पड़ी, परंतु जब वो खेत पर पहुंची तो दीपक उसे वहां भी नहीं मिला। राधा परेशान हो जाती है और आसपास काम कर रहे गांव वालों से पूछने लगती है, परंतु किसी से भी उसे दीपक की खबर नहीं मिली। अब पता नहीं कहाँ रह गए हैं ये, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। तभी खेत के पास उसे गांव के मुखिया मिलते हैं। मुखिया चाचा, क्या आपने इनको कहीं देखा है? नहीं राधा बिटिया, 3-4 दिनों से मुझे भी नहीं दिखा है वो। अच्छा ठीक है चाचा, मुझे लगता है कहीं वो विमला चाची के पास गए होंगे। राधा मुखिया से बात करके उसे याद आता है कि शायद वो अपने विमला चाची के पास गया होगा। राधा विमला चाची के घर जाती हैं और पूछती है, चाची चाची, वो यहाँ आए हैं क्या आपके पास? नहीं बेटा, पर क्यों, क्या हुआ है? चाची, कल से वो घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो। तभी श्याम उसे कहता है कि भाभी, मैंने दीपक भैया को नदी किनारे जाते देखा है। क्या कहा? नदी के पास? मैं अभी जाकर देखती हूँ। अरे रुक जाओ जी, ऐसा मत करो जी। अब मुझे पता है जी, आप मेरी हरकतों के कारण नदी में कूदने जा रहे हैं। बेवकूफ, राधा नहीं जानती थी कि नदी के पास रहने वाले बाबा से मिलने आया था, जो उसको राधा की रोज रोज की झगड़ा करने वाले आदत से बचा सके। पर दीपक ने सोचा कि क्यों ना इस अवसर का फायदा उठाया जाए। तो मैं क्या करूं, परेशान हो गया हूं। इन रोज रोज के झगड़ों से मुझे कुछ नहीं समझ आया, तो मैं यहाँ चला आया। राधा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो तुरंत दीपक से माफी मांगने लगी।
मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज से आपको परेशान नहीं करूंगी और आज से मैं घर के सारे काम भी करूंगी। ठीक है, अब से तुम बार बार अपने मायके की बात बीच में नहीं लाओगी, नहीं तो सोच लो अभी भी टाइम है, नहीं तो मैं कूद जाता हूँ, तुम्हारी समस्या ही खत्म। राधा के पास दीपक की बातें मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दीपक ने मौके का फायदा उठाया और अपने मन की और भी इच्छाएं दीपक को बोल दी। हाँ जी पक्का, आज के बाद मैं आपको अपनी मायके की बातें बताकर ताने नहीं मारूंगी। बस आप मेरे साथ चलो अभी। ठीक है, चलो माफ करता हूँ तुम्हें, और कर भी क्या सकता हूँ, प्यार जो करता हूँ तुमसे। फिर क्या था, राधा और दीपक हंसी खुशी घर आ गए। राधा पूरी तरह से बदल गई थी। वो घर के सारे काम करने लगी थी और दीपक के घर आने से पहले ही खाना बनाकर रख देती थी। क्या बात है राधा, तुम तो पूरी तरह से बदल गई हो। आजकल तुम घर को बहुत साफ रख रही हो और तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा हो गया है। बस जी, अब और तारीफ मत कीजिए। आप बस खाना खाइए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। राधा और दीपक अब बहुत खुश थे। राधा में इतना बदलाव आ गया था कि वो अब दीपक को खाना देने उसके खेतों पर जाने लगी थी। ए जी, सुनते हो? हाथ पैर धोकर खाना खा लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। हाँ राधा, रुको मैं आता हूँ। दीपक पेड़ों के नीचे बैठकर राधा के साथ खाना खाने लगा। तभी वहां से दीपक का चचेरा भाई गुजर रहा था। उसने दीपक और राधा को इतना खुश देखकर मन ही मन में सोचा, चलो अच्छा है, लगता है नदी वाले बाबा के पास जाने का दीपक भैया को फायदा तो हुआ है। श्याम ने सोचा, चलो अब भैया दिख गए हैं तो भैया से बाबा के जादू के बारे में पूछ लेता हूँ। कुछ समय बाद दीपक का खाना खाकर हो गया और वो अपने खेत में काम करने लगा। तभी श्याम ने उसे आवाज लगाई। दीपक बहुत खुशी खुशी श्याम के पास जाता है ताकि उसको अपनी सारी कहानी बता सके। इतना बदलाव भाभी में कैसे आ गया? लगता है नदी वाले बाबा के पास जाने से बहुत फायदा हुआ है। मुझे भी बताओ, ऐसा क्या जादू किया है बाबा ने? अरे श्याम, एक बात बोलूंगा तो तू मानेगा ही नहीं। ऐसा क्या हुआ भाई जो मैं नहीं मानूंगा? श्याम, सच्ची सच्ची बोलूं तो मैं नदी वाले बाबा से मिला ही नहीं। क्या आप नदी वाले बाबा से नहीं मिले? तो ये जादू कैसे हो गया? भाभी इतनी कैसे बदल गई? श्याम, जब मैं नदी से झरने वाले पहाड़ पर बाबा का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक से वहां राधा आ गई और मुझे झरने के किनारे देखकर राधा को लगा कि मैं उससे परेशान होकर झरने में कूदने जा रहा हूं। फिर क्या था, मैंने मौके पर चौका मार दिया और उसे अपनी सारी गलतियां वही गिनवा ली। वो माफी मांगने लगी। क्या बात है भैया, वाह क्या किस्मत बदली है आपकी। करने क्या गए थे और हो क्या गया? चल छोड़ना श्याम, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, बस मेरी राधा सुधर गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ भैया, ये बात भी सही कहा आपने। जो भी हुआ अच्छा हुआ। चलो चलता हूँ भैया, मिलते हैं बाद में। भाई ठीक है, और चाची को भी राधा की सुधरने वाली बात बता देना, पर पूरी कहानी मत बता देना। इसी तरह कुछ दिन हंसी खुशी से बीत गए। राधा और दीपक के बीच में बिल्कुल झगड़े नहीं हो रहे थे, परंतु राधा ने फिर धीरे धीरे दीपक को बात बात पर ताने मारना शुरू कर दिया था। एक रात जब दीपक खेत से लेट आया तो राधा ने बड़े तीखे आवाज में विनोद से कहा, आ गए आप? कहाँ से घूम कर आ रहे हैं और इतना समय कहाँ लग गया आपको? कुछ नहीं राधा, बस आज खेत में थोड़ा ज्यादा काम था, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय हो गया आने में। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। बहुत अच्छा तरीका है झूठ बोलने का। दीपक थका हुआ था, इसलिए वो राधा की बातों पर ध्यान नहीं दे पाया। राधा और दीपक ने उस रात खाना खाया और दोनों सो गए। धीरे धीरे फिर से राधा के बात करने के तरीके में बदलाव आने लगा था और उसने अपना पुराना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया था। सुबह सुबह जब दीपक खेत की तरफ जा रहा था, तभी वो राधा से कहता है, राधा, ओ राधा, मैं जा रहा हूं खेत पर काम करने, अपना ध्यान रखना। हाँ जाओ, ठीक है जाओ। तुम्हें क्या कहते हो, खेत में काम करने जा रहा हूँ और उधर से कहीं रोज कहीं न कहीं किसी के साथ घूमने निकल जाते हो। दीपक को कुछ समझ नहीं आया कि राधा क्या कह रही है। दीपक चुपचाप अपने खेतों पर चला गया। दीपक ने दिन भर मेहनत की, परंतु वो राधा की बातों को भूल नहीं पा रहा था। मुझे की बातें कुछ समझ नहीं आई।
आखिर वो कहना क्या चाहती थी? चलो कोई नहीं, आज राधा के लिए कुछ अच्छा सा ले जाऊंगा ताकि उसके सारे गीले शिकवे दूर हो जाए। उस शाम दीपक राधा के लिए तोहफा लेकर जाता है, परंतु जब वो घर पहुंचता है तो देखता है राधा सो गई है। दीपक उसे आवाज लगाकर कहता है, राधा, ओ मेरी राधा रानी सो गई क्या? देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। राधा ने दीपक की कोई बात नहीं सुनी और सोई की सोई रही। दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक राधा को क्या हो गया है। दीपक ने सोचा शायद राधा की तबीयत खराब होगी, तो वो रसोई में खाना बनाने चला गया। परंतु जब वो रसोई घर में जाता है, राधा ने पहले से ही दीपक के लिए खाना निकाल के रख दिया था। क्या हो गया है मेरी राधा को? किसकी नजर लग गई मेरी राधा को? ये ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी है? दीपक को दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि राधा के बर्ताव में अचानक ही बदलाव आया था। दीपक मन ही मन सोचता है, चलो फिलहाल राधा को सोने देता हूँ। सुबह खेत पर जाने से पहले राधा से इस बारे में बात करूंगा। फिर दीपक अकेले ही खाना खाता है और अपने कमरे में जाकर जमीन पर ही सो जाता है। फिर अगली सुबह दीपक खेत पर जाने से पहले राधा को आवाज लगाता है। राधा दीपक के इतना आवाज लगाने के बाद भी राधा का कोई जवाब नहीं आता है। फिर दीपक सोचता है कि शायद राधा रसोई घर में होगी और उसे ढूंढने वो रसोई घर में जाता है। रसोई घर में जब दीपक पहुंचा तो उसने देखा कि राधा ने पहले ही दीपक के लिए खाने का डब्बा बांधकर टेबल पर रख दिया था। दीपक खाने का डिब्बा लेता है और खेत पर चला जाता है। दीपक काम खत्म करके जल्दी आ जाता है और वो राधा को आवाज देता है तो देखता है बगल की दीपा भाभी ने उसके कान भर दिए हैं और वो सारी बातें सुनता है। राधा, तुम जरा ध्यान दिया करो अपने पति पे। ये पति लोग तो अपना काम का बहाना बनाकर बातें टाल देते हैं और कहीं और टाका भिड़ा कर रखते हैं। हाँ भाभी, मेरे वाले भी आजकल घर देर से आते हैं, इसलिए मैं भी उन्हें ठीक से बातें नहीं कर रही हूँ ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। सही किया राधा, तुमको अगर अपने पति से अच्छा रिश्ता और प्यार चाहिए तो टेढ़ा तो बनना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। रसोई घर के दरवाजे पर खड़े दीपक को राधा के बदले हुए बर्ताव का कारण पता चल जाता है। राधा और दीपा भाभी दोनों की बात को काटते हुए दीपक अंदर आ जाता है। वाह भाभी वाह, खुद का घर तो संभाल नहीं पाती हो और दूसरों के अच्छे खासे घर में आग लगाने का काम कर रही हो। दीपा भाभी की कुछ बातें सुनकर तुम मुझ पर शक करने लगी। दीपक को देखते ही दीपा वहां से चली जाती है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसी ही थोड़ी परेशान थी तो ऐसा बर्ताव कर रही थी। देखो राधा, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि कभी कभी किसी के चढ़ाने से हमारा मन बहक जाता है, पर मैं तुम्हें पूरा दिलासा देता हूं। तुम्हें जब भी कोई तकलीफ हो तुम मुझसे बात कर लिया करो, और आज से मैं वादा करता हूं कि मैं कभी देर से नहीं आऊंगा, पक्का। दीपक राधा को अपनी बातों से दिलासा दिला देता है और राधा भी दीपा भाभी की सारी बातें भूल जाती हैं और हंसी खुशी दीपक के साथ रहने लगती हैं। रिश्तों में संवाद और समझदारी बहुत जरूरी है। एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करने से ही संबंध मजबूत बनते हैं। अपमान या तानों से संबंधों में दरार आ सकती है, लेकिन सही समय पर सुलह और समझदारी से उन्हें ठीक भी किया जा सकता है।